यदि नेट टॉर्क जीरो है, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क्स, इनको बैलेंस कर लेना है हमको क्लॉकवाइज टॉर्क में। कह रहे हैं रोटेशनल इनर्शिया, तो यहां ध्यान देना पड़ेगा आप। तो रोटेशनल डायनामिक्स एंड काइनेमेटिक्स में ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, as shown a uniform disk is mounted to an axle and is free to rotate without friction। ये दिखाई हुई है वो डिस्क, और ये किसी एक्सेल के अबाउट, मतलब इस एक्सेस के अबाउट रोटेट हो सकती है विदाउट फ्रिक्शन। A thin uniform rod is rigidly attached to the disk so that it will rotate with the disk। ये रॉड दिखाई हुई है जो रिजिडली अटैच्ड है इस डिस्क के साथ। यदि डिस्क घूमती है तो ये रॉड भी उसके साथ घूमती है। A block is attached to the end of the rod। एक ब्लॉक भी अटैच्ड है इस रॉड के साथ में। Properties of the disk, rod and block are as follows। इस सिस्टम के तीन पार्ट्स हैं, डिस्क, रॉड और ब्लॉक, और हमको तीनों के मासेस दिए हुए हैं, वो नोट कर लेना चाहिए। डिस्क का मास है 3m, डिस्क का मास 3m, उसकी रेडियस r और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/2 mr²। ये डिस्क के बारे में बताया हुआ है। फिर ब्लॉक, उसका मास है 2m, ब्लॉक का मास है 2m, और रॉड, इसका मास है m, उसकी लेंथ यहाँ ध्यान देंगे 2r, गड़बड़ हो सकती है, ये लेंथ है 2r, और इस ब्लॉक का मास है 2m, रॉड का मास है m, और रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4/3 mr² है अबाउट वन एंड। 4/3 mr², इसको इधर लिख देते हैं 4/3 mr²। तो ये सब हमको इंफॉर्मेशन दी हुई है। The system is held in equilibrium with the rod at an angle theta naught to the vertical as shown above by a horizontal string of negligible mass with one end attached to the disk and the other to a wall। तो सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है इस तरह कि ये रॉड वर्टिकल से थीटा नॉट एंगल फॉर्म करती है जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, और इसको इक्विलिब्रियम में लाया गया है एक स्ट्रिंग की मदद से। स्ट्रिंग का एक एंड तो इस डिस्क से कनेक्टेड है और दूसरा वॉल के साथ में, तो एक स्ट्रिंग लगाकर, रस्सी लगाकर इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है। एक्सप्रेस योर आंसर्स टू द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ एम आर थीटा नॉट एंड जी। एम आर थीटा नॉट और जी की टर्म्स में हमको बताना है। पार्ट ए में बोला है डिटरमिन द टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन कितना होगा यदि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तब। तो यदि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब सिस्टम पर एक्ट करने वाला नेट टॉर्क जीरो है। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। नेट टॉर्क को जीरो होना पड़ेगा। ट्रांसलेशन तो होगा ही नहीं, सिर्फ रोटेशन हो सकता है, और रोटेशन भी नहीं होगा यदि नेट टॉर्क जीरो होगा, और उसी को कहते हैं हम इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में है ये सिस्टम, हमको फाइंड क्या करना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो पहले फोर्सेस पता करते हैं कौन कौन से हैं। तो एक तो ये फोर्स होगा जो स्ट्रिंग ने इस डिस्क पर लगाया होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग टी, इस तरह टेंजेंशियली वो एक्ट करेगा। फिर इस रॉड का, ये यदि सेंटर ऑफ मास है तो रॉड का मास है m, तो इसका वेट इस तरह एक्ट कर रहा होगा mg, और इसका ब्लॉक का मास है 2m, तो इसका वेट इस तरह एक्ट कर रहा होगा। ये कितना, ये 2mg। इस तरह ये तीन फोर्सेस टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। चौथा, इसका जो वेट होगा 3mg, वो तो एक्सिस के अलोंग ही एक्ट कर रहा होगा, तो उससे कोई टॉर्क कंस्टिट्यूट होगा नहीं। तो टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए ये तीन फोर्सेस जिम्मेदार हैं। अब इस टी ने कैसा टॉर्क प्रोड्यूस करना है, कितना होगा वो, ये लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स की, और ये है एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो एक्सेस ऑफ रोटेशन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्क का रेडियस होगा, यानी टी इंटू आर, ये टॉर्क प्रोड्यूस होगा टी से। और ये कैसा होगा, क्लॉक या एंटी क्लॉक। तो एक स्पैनर लेके उसके माउथ को यहाँ रखेंगे, सोचेंगे ऐसा, और इसके हैंडल पर ये फोर्स लगाएंगे टी।
तो हैंडल किस तरह घूम रहा है? क्लॉकवाइज, यानी टी ने क्लॉकवाइज मोमेंट या टॉर्क प्रोड्यूस करना है। और ये mg, तो फिर से ऐसे ही करेंगे, इस एक्सिस के अबाउट ये घूम सकती है रॉड, यहाँ रखेंगे उस स्पैनर का माउथ, और ये फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसा अज्यूम करेंगे, तो ये है एंटी क्लॉकवाइज, इसका टॉर्क mg का टॉर्क होगा एंटी क्लॉकवाइज। अभी सिर्फ डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। और इसी तरह 2mg भी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। और यदि नेट टॉर्क जीरो है, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क्स, इनको बैलेंस कर लेना है हमको क्लॉकवाइज टॉर्क के साथ में। तो इस तरह वो आंसर निकाला जा सकता है। तो हमको करना क्या है? नेट टॉर्क को जीरो करना है। और नेट टॉर्क को जीरो करने के लिए हम जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स हैं वो इक्वेट कर देंगे विद क्लॉकवाइज, तो हमको आंसर मिल जाएगा। अब एंटी क्लॉकवाइज ये दोनों टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। अब इसका टॉर्क होगा एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नीट्यूड कितना होगा उसका? तो ये फोर्स और एक्सेस ऑफ रोटेशन से ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये थीटा नॉट है, तो इधर बनने वाला ये एंगल भी थीटा नॉट होगा, ये भी थीटा नॉट होगा। और इस ट्रायंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, और ये लेंथ कितनी है? रॉड की लेंथ 2r है, मतलब ये r है, तो ये होगा r साइन थीटा नॉट। यहाँ गलती हो सकती है, यदि आप उसको गलती से r ले लेंगे तो r साइन थीटा नॉट, यानी फोर्स mg, और वो जो लीवर आर्म है वो कितना, वो होगा r साइन थीटा नॉट, r साइन थीटा नॉट, r साइन थीटा नॉट। तो ये आया टॉर्क mg ने जो प्रोड्यूस किया। अब 2mg ने कितना प्रोड्यूस किया? तो फिर से फोर्स, फोर्स 2mg, और लीवर आर्म कितना? तो ये लाइन ऑफ एक्शन फोर्स की, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इधर बनने वाला ये एंगल भी थीटा नॉट ही होगा। फिर से वही ये परपेंडिकुलर, 2r साइन थीटा नॉट यहाँ रखना पड़ेगा, 2r साइन थीटा नॉट। तो ये है टोटल एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट या टॉर्क। अब स्ट्रिंग में जो टेंशन है, इसने कितना टॉर्क प्रोड्यूस किया? तो T इंटू आर, टी इंटू आर, बस ऐसी इक्वेशन यदि बन जाती है तो इजीली टॉर्क निकल आया। ये आर कॉमन आकर कैंसिल आउट हो गया, तो यही है उस स्ट्रिंग में प्रोड्यूस्ड टेंशन। और वो कितना होगा? टी इज इक्वल टू, ये है एम जी साइन थीटा नॉट, और ये है 4mg साइन थीटा नॉट, यानी टोटल में वो बन गया 5mg साइन थीटा नॉट। ये आ गया टेंशन 5mg साइन थीटा नॉट। और ये एंटी क्लॉक और क्लॉक जो है टॉर्क्स, वो इक्वल भी हैं, 5mg साइन थीटा नॉट, इसकी हमको ज़रूरत आगे पड़ सकती है। तो ये पहले पार्ट का आंसर हुआ। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं? अब कह रहे हैं द स्ट्रिंग इज नाउ कट एंड द डिस्क रॉड ब्लॉक सिस्टम इज फ्री टू रोटेट। स्ट्रिंग को अब कट कर दिया। स्ट्रिंग को कट करने पर अब फोर्सेस कौन से रह जाएंगे? एक तो ये डिस्क का वेट, रॉड का वेट, ब्लॉक का वेट, ये तीन फोर्सेस होंगे अब। तो स्ट्रिंग को कट कर दिया और पूछ क्या रहे हैं? डिटरमिन द फॉलोइंग फॉर द इंस्टेंट इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। स्ट्रिंग को कट किया तो पार्ट ए में पूछ रहे हैं, पार्ट बी के फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क, मतलब हमसे पूछा है अल्फा डिस्क का। अब ये रिजिडली अटैच्ड हैं तीनों, डिस्क, रॉड और ब्लॉक, तो जो डिस्क का अल्फा होगा वही ब्लॉक का, रॉड का भी होगा। तो ये तो उस बॉडी की प्रॉपर्टी हो जाएगी या सिस्टम की प्रॉपर्टी हो जाएगी, वो अल्फा हमको फाइंड आउट करना है। और उसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा टॉर्क इक्वेशन, उसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा टॉर्क इक्वेशन। नेट टॉर्क सिस्टम पर, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा, यहां से वो कैलकुलेट होगा। अब टॉर्क कौन कौन प्रोड्यूस करेगा? तो डिस्क का जो वेट है, तो वो तो प्रोड्यूस कुछ करता नहीं है टॉर्क, क्योंकि उसकी वो पास हो रहा है, लाइन ऑफ एक्शन उसकी जो है वो एक्सिस से ही पास हो रही है। बचते हैं ये दोनों। और याद रखें कि ये कितना था mg, ये 2mg था फोर्सेस, और ये टोटल लेंथ कितनी थी r, और ये सेंटर ऑफ मास मैंने दिखाया हुआ है इस रॉड का।
तो ये भी आर होगा और इधर ये भी आर होगा, लेंथ। तो टॉर्क तो इन दोनों ने प्रोड्यूस करना है, तो वो कितना हो जाएगा? आप चाहो तो टोटल फोर्स ले लो या अलग अलग निकाल लेते हैं। पहले निकालते हैं नेट टॉर्क कितना है। तो नेट टॉर्क होगा, एक तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और कितना होगा? एम जी इंटू आर, ये लाइन ऑफ एक्शन है और ये डिस्टेंस हमको चाहिए। तो ये हो जाएगी, ये क्योंकि थीटा नॉट है इधर एंगल, तो ये होगा आर साइन थीटा नॉट। जैसा हमने पहले किया था, आर साइन थीटा नॉट, ये एम जी ने प्रोड्यूस किया, और 2 mg कितना करेगा? 2 mg, और ये हो जाएगा आर साइन थीटा नॉट, आर साइन थीटा नॉट। पर इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ तो टोटल ये लेना पड़ेगी, 2r साइन थीटा नॉट करना पड़ेगा हमको। 2 mg इंटू 2r साइन थीटा नॉट, 2r साइन थीटा नॉट। यहाँ गड़बड़ हो सकती थी, तो टोटल में कितना हुआ? ये 4 और एक 5, यानी 5 mg r, 5 mg r साइन थीटा नॉट। ये आया नेट टॉर्क। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पूरा सिस्टम ही रोटेट हो रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमको इनके मासेस याद आने चाहिए। क्या क्या है मास? पिछली स्लाइड पर जाकर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का निकाल लेते हैं। ये है मासेस 2m, 3m और m। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, तो किसी कॉमन एक्सिस के अबाउट जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को स्केलर मान लेते हैं। तो आई फाइंड करना है हमको अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो 3 पार्ट्स हैं, उसमें से डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमें दिया है, कितना है वो? 3/2 mr²। ये आएगा, स्मॉल m कर लेना इसको, सब जगह स्मॉल m है तो ये भी स्मॉल m होगा। फिर दूसरा, अब दूसरा इस ब्लॉक का निकालना पड़ेगा, रॉड का हमको गिवन है, रॉड का 4/3 ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। और अब इस ब्लॉक का, इसको एक पार्टिकल मान लेंगे। पार्टिकल के लिए आप जानते हैं mr² होता है, तो इसका मास कितना है? 2m, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितनी है? ये जो रॉड की लेंथ है 2r, यानी 4r², 4r²। सब जगह कैपिटल आर ही मैं लिख रहा हूँ, तो कैपिटल r²। ये सब ऐड अप करना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लेते हैं, 6 आ जाएगा एलसीएम। mr² ये कॉमन आ जाएगा, इधर क्या बचेगा? 2 से डिवाइड करने पर 3, यानी 9 हुआ ये। फिर ये हुआ 8, और ये है 8, ये 48 हो जाएगा। तो ये सब ऐड होकर और हमको मिलने वाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो 48 और 8 56, यानी 65 हो गया ये टोटल में। I इज इक्वल टू 65 mr² अपॉन 6। तो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसको याद रखेंगे, 65 mr² अपॉन 6। तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो यहाँ जरूरत पड़ेगी। कितना आया था? 65 mr² अपॉन 6। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों को यूज करके अल्फा निकाल लेते हैं यहाँ से। तो अल्फा निकल आएगा, अल्फा बराबर होगा ये टॉर्क 5 mg r साइन थीटा नॉट, ये आएगा, अपॉन अपॉन टाउ अपॉन आई, मतलब 65 mr² अपॉन 6। ये 6 ऊपर चला गया, ये 6 ऊपर चला जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। अब इसको आप चाहें तो कैंसिल कर लें, 13 बार ये कैंसिल, फिर एक m से एक m भी कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, यानी अल्फा आ गया कितना? अल्फा इज इक्वल टू हो गया, ऊपर क्या क्या बच रहा है? 6g साइन थीटा नॉट अपॉन 13r। तो ये हो जाएगा, r भी है, कहाँ है? यहाँ पर है r, ठीक है। तो अल्फा है 6g साइन थीटा नॉट अपॉन 13r। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, 6g साइन थीटा नॉट अपॉन 13r, यस। तो ये अल्फा निकल आया। अब क्या चाहिए सेकेंड पार्ट में इसके? द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द मास एट द एंड ऑफ द रॉड।
मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द मास, इसका लीनियर एक्सेलरेशन मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो ऐसा एक्ट करेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, AT हमको चाहिए। अल्फा इसका हमको पता है, तो रिलेशन हमको मालूम है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है तो A इज इक्वल टू क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रेडियस, पर अब रेडियस ये लेना पड़ेगी, फिर यहाँ गलती हो सकती थी, 2r लेना पड़ेगा, 2r और साथ में क्या आएगा अल्फा, यह है अल्फा 6g साइन थीटा नॉट अपॉन 13r, तो r से r कैंसिल आउट होकर ये हो गया 12g साइन थीटा नॉट अपॉन 13। तो आप साथ साथ में सॉल्व कर रहे होंगे, तो आप कुछ मिस्टेक होती है तो आप बता पाएंगे मुझे, मैं आंसर चेक कर रहा हूँ। 12g कॉस थीटा नॉट, कॉस थीटा नो, क्या 6g साइन थीटा नॉट अपॉन 13, यस, तो ये आंसर है 8t का। अब लास्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, एज द डिस्क रोटेट्स द रॉड पासेस द हॉरिजॉन्टल पोजीशन शोन अबव, एज द डिस्क रोटेट्स, स्ट्रिंग को तो काट दिया, अब ये रोटेट हो रहा है सिस्टम, तो रॉड जब पास हो रहा होता है इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन से, पहले ये ऐसा था और घूमकर ऐसा हो गया हॉरिजॉन्टल, तो पार्ट सी में कह रहे हैं डिटरमिन द लीनियर स्पीड ऑफ द मास एट द एंड ऑफ द रॉड फॉर द इंस्टेंट द रॉड इज इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, मतलब इसकी लीनियर स्पीड हमसे पूछी हुई है v, जब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है, पहले ये ऐसा था, रॉड ऐसा था पहले, और अब आ गया है वो कैसा, अब हो गया है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, तो यहाँ हमको लगाना पड़ेगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी में आएगा डिक्रीज और काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आएगा, तो डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या करेंगे, इंक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, बस दोनों एनर्जीज को इक्वेट करना है हमको, तो हमको आंसर मिल जाएगा। करते हैं इसको सॉल्व। पार्ट सी, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा K लगाना है हमको, तो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज, पहले ये रॉड ऐसी थी और ऐसी हो गई, तो रॉड की CG ये इस तरह से इतना वो नीचे आई, रॉड की CG, और यहाँ जो मास था उसके डॉट से दिखा देते हैं, तो ये यहाँ आ गया है अब, यानी दोनों की पोटेंशियल एनर्जी में आएगा डिक्रीज, और ये एंगल हमको बोला हुआ है कि थीटा नॉट है, तो ये एंगल थीटा नॉट होगा और ये एंगल भी थीटा नॉट होगा, तो इस तरह से जब नीचे आती है रॉड, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड कितना होगा, तो रॉड का मास है m, उसका वेट है mg, mgh फॉर्मूला लगाना है हमको, mg, और वो कितना नीचे आया, डिसेंट कितना हुआ उसका cg, तो ये लेंथ चाहिए होगी हमको, रॉड की लेंथ है 2r, यानी ये लेंथ है r, और ये यदि r है तो ये होगा r cos थीटा नॉट, r cos थीटा नॉट प्लस, अब इस ब्लॉक की बात कर लेते हैं, ब्लॉक का मास कितना दिया है 2m, और वो इतना डिसेंड होगा नीचे, और ये कितना होगा, ये टोटल लेंथ है 2r, यानी ये होगा 2r cos थीटा नॉट, उसका मास लें पहले, तो मास कितना है उसका 2mg, और mg रॉड का मास, ब्लॉक का मास 2m है, देख लेते हैं एक बार कितना है ब्लॉक का मास, ब्लॉक का मास है 2m, यस, तो ब्लॉक का मास 2m, तो 2mg ये आएगा, और साथ में ये भी आएगा, ये लेंथ, ये कितना होगा 2r cos थीटा नॉट, तो ये तो है डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज, और इसको इक्वेट करेंगे विद हाफ आई, अब सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला था, वो लिखा हुआ है 65 mr² बाय 6 आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की,
अब ये मिलकर कितना हुआ, ये 4 mgr और ये mgr, यानी 5 mgr, 5 mgr cos theta नॉट इक्वल्स टू 1/2 65 mr²/6 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा निकाला जा सकता है, एक बार ओमेगा आ गया तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा से ये v भी निकल जाएगा, पर ये याद रखें ये 2r है लेंथ, आर ओमेगा गलती से वो r ना ले लें। करते हैं इसको आगे सॉल्व। तो अब ये एक r इससे कैंसिल, आर स्क्वायर है तो एक r कैंसिल, एक ये m भी कैंसिल आउट हो जाएगा, m भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बस बाकी अब चाहें तो इसको 13 कर लें, 13 बार ये कट जाएगा। तो एक बार और लिख लेते हैं इसको, यहाँ लिख लेते हैं g cos थीटा नॉट, g cos थीटा नॉट इज इक्वल टू 13r, 13r अपॉन 12, 13r/12 ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से ये ओमेगा आ गया, पहले ओमेगा आ जाएगा और ओमेगा आने के बाद में फिर निकल कर आएगा v। तो ओमेगा कितना हुआ, ये ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर है तो ये हो गया 12g cos थीटा नॉट अपॉन 13r, ये आया ओमेगा। और ओमेगा आने के बाद अब v इज इक्वल टू आर ओमेगा लगा देते हैं, पर r कितना होगा, r होगा 2r, 2r और ये सब कुछ स्क्वायर रूट के अंदर, पावर हाफ भी लिख सकते हैं, 12g cos थीटा नॉट अपॉन 13r टू दी पावर 1/2। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि इस r को अंदर डाल दें, r को अंदर डालेंगे स्क्वायर रूट के तो वो r स्क्वायर बन के जाएगा अंदर, एक r कट के ऊपर एक r बचेगा, यानी क्या बच जाएगा, 12gr cos थीटा नॉट, और ये r कैंसिल आउट हुआ यानी ये बचा 13। और ये एक काम कर सकते हैं चाहे तो, ये सब स्क्वायर रूट के अंदर है, ये सब कुछ स्क्वायर रूट के अंदर है और बाहर अब क्या बचता है 2, तो या तो इस 2 को अंदर कर दें या इसको 4 × 3 लिख कर स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 बाहर कर दें, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। और बाकी अब ये कितना हो गया, पर 12 नहीं बचेगा, वो 12 ना होकर अब क्या हो जाएगा, वो 4 कर दिया है मैंने, उसको मैंने 4 कर दिया है। तो उठा पटक है, अब कुछ चिंता की बात नहीं है, ये 4 को बाहर किया है मैंने, इसको 4 × 3 लिख कर, यानी ये बचेगा 3r cos थीटा नॉट अपॉन 13, क्योंकि आंसर इस तरह से लिखा हुआ है इसलिए इसको ऐसा कर रहे हैं, अदरवाइज आंसर तो हमारा आ चुका है। तो ये v इज इक्वल टू, ये होगा फाइनल आंसर, 4 × √3r cos थीटा नॉट अपॉन 13, 3g cos थीटा नॉट, अच्छा g भूल गया मैं, ये g भी है यहाँ, ये g भी आएगा, 3gr cos थीटा नॉट अपॉन 13 और स्क्वायर रूट के बाहर 4। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको आपको साथ साथ में वैसे सॉल्व करना था, अदरवाइज कॉपी पेपर पेन लेकर बगैर सॉल्यूशन देखे इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, अ पुली ऑफ रेडियस r1 and rotational inertia I1 is mounted on an axle with negligible friction। तो ये है वो पुली जिसकी रेडियस है r1 और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब ही रोटेशनल इनर्शिया वो है I1। ऐसी ये पुली है और इसको माउंट किया हुआ है किसी फ्रिक्शनलेस एक्सेल पर, यानी फ्रिक्शन एब्सेंट है। A light cord passing over the pulley has two blocks of mass m attached to either end as shown in the figure। तो ये है लाइट रोप या स्ट्रिंग और इसके दोनों तरफ दो दो मासेस टांगे हुए हैं, लेफ्ट और राइट में, सभी मासेस कितने हैं, m। आगे क्या बोल रहे हैं, अज्यूम दैट द कॉर्ड डज नॉट स्लिप ऑन द पुली, ये कंडीशन आपको पता होगी। डिटरमिन द आंसर्स टू पार्ट ए एंड बी in terms of m, r, I1 and fundamental constants। सबसे पहले हमको फाइंड करना है टेंशन T इन द कॉर्ड, टेंशन कितना होगा। तो फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जैसा आपने लॉज ऑफ मोशन में किया हुआ है, ये टेंशन यदि निकालना है, टेंशन इन द कॉर्ड
तो इससे निकालें, मान लो आगे बोल क्या रहा है, डिटर्मिन द टेंशन इन द कॉर्ड, सिर्फ इतना ही बोला हुआ है। अब ये सिस्टम है रेस्ट में, और रेस्ट में यदि ये सिस्टम है तो किसी भी एक तरफ, जैसे राइट में इन दोनों मासेस की बात करें तो फोर्स डायग्राम कैसा हो जाएगा, नीचे कितना होगा वेट 2 mg और ऊपर टेंशन, और क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब T इज इक्वल टू होगा 2 mg। यही रिजल्ट हमको इधर से भी मिलेगा। तो यदि सिस्टम रेस्ट में है तो 2 mg इज इक्वल टू होगा T के बराबर, यदि ये सिस्टम रेस्ट में है तब। तो दोनों तरफ ही 2 mg इक्वल टू T है, मतलब टेंशन अभी सेम रहेगा दोनों तरफ का। तो ये आंसर तो हो गया टेंशन T इन द कॉर्ड। फिर क्या बोल रहे हैं, वन ब्लॉक इज नाउ रिमूव्ड फ्रॉम द राइट एंड हंग ऑन द लेफ्ट। मतलब क्या हो गया, अब एक तरफ का एक स्मॉल एम मास निकाल कर दूसरी तरफ उसको टांग दिया, मतलब टोटल मास यहाँ कितना हो गया 3m, और इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m। तो one block is now removed from the right and hung on the left. When the system is released from rest, the three blocks on the left accelerate downward with an acceleration g/3। ये तीनों ब्लॉक्स, एक इसको निकाल कर यहाँ टांग दिया है, ये तीनों ही g/3 एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड्स मूव करने लगते हैं। तो उन तीनों को मैंने मिलाकर यहाँ 3m लिख दिया है। तो ये तीनों ब्लॉक्स जा रहे हैं नीचे g/3 से। Determine the following: the tension T3 in the section of the cord supporting the three blocks on the left। पहले ये T3 निकालना है हमको, ये टेंशन फाइंड आउट करना है T3। अब यहाँ कितना फोर्स लग रहा होगा, यहाँ लग रहा होगा 3 mg, और बस सेकेंड लॉ लगा देते हैं। अनबैलेंस फोर्स कितना होगा यदि ये नीचे जा रहा है तो 3 mg माइनस T3। ये मैं कर रहा हूँ बी का पार्ट 1, ये अभी हमने सॉल्व किया था ए, ये बी का पार्ट 1। इसके लिए मैं न्यूटन का सेकेंड लॉ लगा रहा हूँ। तो 3 mg माइनस T3 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना 3m और एक्सेलरेशन कितना गिवन है, वो है g/3। बस ये सॉल्व हो जाएगा। 3 mg, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ तो T3 कितना हुआ, T3 हो जाएगा 2 mg के बराबर। तो ये वाला पार्ट सॉल्व हुआ। फिर क्या बोल रहे हैं, टेंशन T1 इन द सेक्शन ऑफ द कॉर्ड सपोर्टिंग द सिंगल ब्लॉक ऑन राइट। क्या बोला इसे इसने, T1, ये टेंशन फाइंड आउट करना है। ये कितना होगा mg, वेट इसका, और ये g/3 से यदि नीचे जा रहा है तो ये ब्लॉक g/3 से ऊपर जा रहा होगा। तो इसकी इक्वेशन बनाते हैं पार्ट 2 में। अनबैलेंस फोर्स कितना होगा, T1 माइनस mg, ये नेट फोर्स, और नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब mg/3। तो सॉल्व होने पर ये T1 कितना हो जाएगा, इसको इधर ले जाएं तो ये हो गया 4 mg/3 के बराबर। तो ये इस पार्ट का आंसर हुआ। अब क्या बोल रहे हैं, द रोटेशनल इनर्शिया I1 ऑफ द पुली, इसका रोटेशनल इनर्शिया भी फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे, उसको क्या बोला है इन्होंने, I1, या I1 फाइंड करना है। तब आप देख रहे हैं इसमें से T1 कितना है, T1 है 4 mg/3 और T3 है 2 mg/3। जो ये पुली पर इस तरह से एक्ट करेंगे दोनों टेंशंस, और ये वाला ज्यादा है, यानी पुली इस तरह घूमेगी, इस तरह घूमेगी। नेट टॉर्क कितना होगा, नेट टॉर्क हो जाएगा 2 mg। यहाँ लिख रहा हूं मैं पार्ट 3 सॉल्व कर रहा हूं बी का। तो नेट टॉर्क के लिए फोर्स 2 mg बड़ा है तो 2 mg इंटू इसकी रेडियस, रेडियस दिया r1, उसको तुम कॉमन कर लेंगे, माइनस इसका जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, इसका टॉर्क हो जाएगा T1 इज 4 mg/3, तो 4 mg/3 इंटू r1, ये मैंने लिखा नेट टॉर्क। नेट टॉर्क, और नेट टॉर्क इज इक्वल टू क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमको फाइंड करना है I1 इंटू यहाँ क्या आएगा, अल्फा। अल्फा आएगा, और अल्फा होता है a/r। a/r एक्सेलरेशन कितना है, g/3, g/3r, r की जगह आएगा यहाँ r1। बस इसको हमको सॉल्व कर देना है। तो ये कितना हुआ, 6 में से 2 गए तो 2 mg/3, 2 mg/3 यहाँ पर इंटू r1 इज इक्वल टू I1
इंटू जी अपॉन 3 r1। ये जी कैंसिल आउट हुआ और ये 3 भी कैंसिल आउट हुआ, तो I1 निकल कर आएगा, इस R1 को मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो 2m r1 स्क्वायर, ये हो जाएगा I1। मतलब ये हो गया रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस क्वेश्चन में हमने ये चारों पार्ट कर लिए। अभी और भी हैं इसके कुछ हिस्से, वो करते हैं अभी हम, तो आपको समझ में आया होगा। ये पहले पार्ट में क्या बोला था इसने, टेंशन इन द कॉर्ड, जब ये रेस्ट में था सिस्टम, टेंशन इन द कॉर्ड तो दिख ही रहा है आपको, आप देख कर ही बोल सकते हैं T इज इक्वल टू 2mg। तो ये पार्ट ए का आंसर है। फिर क्या बोला था, वन ब्लॉक इज रिमूव फ्रॉम द राइट एंड हंग ऑन द लेफ्ट, इसमें से एक निकाल कर यहाँ टांग दिया, मतलब लेफ्ट में हो गया 3m, राइट में रह गया m। When the system is released from rest, the three blocks on the left accelerate downward with acceleration g/3, ये बोला हुआ है। 3m मास ये नीचे जाता है with acceleration g/3। तो क्या फाइंड करना था, टेंशन T3। इसके लिए इक्वेशन बनाया हमने, नेट फोर्स कहाँ होगा, नीचे, 3mg माइनस T3 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 3m इंटू g/3, और इसमें से T3 निकाल लिया। फिर इसमें बोला है टेंशन T1 फाइंड करो। अब ये सिस्टम, ये मास नीचे जा रहा है तो ये मास उसी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा, नेट फोर्स कितना होगा, T1 माइनस एम जी इज इक्वल टू mg/3। इसमें से ये T1 फाइंड आउट कर लिया। फिर थर्ड पार्ट में कह रहे हैं रोटेशनल इनर्शिया, तो यहाँ ध्यान देना पड़ेगा आपको, इन दोनों में से कौन सा लार्जर है, T3 या T1। तो T3 लार्जर है, मतलब इसने जो टॉर्क प्रोड्यूस किया होगा वो ज्यादा होगा। कैसा होगा वो, एंटी क्लॉकवाइज, और इसने प्रोड्यूस किया होगा क्लॉकवाइज, नेट आएगा एंटी क्लॉकवाइज, और वो कितना होगा, तो 2mg इंटू आर, ये इसका टॉर्क, और 4mg/3 इंटू आर, ये इसका टॉर्क। रेडियस इसकी r1 दी हुई है, तो ये निकाला मैंने नेट टॉर्क, और इसको इक्वेट कर दिया विद आई अल्फा, और अल्फा की जगह क्या लिख लिया, a/r। तो a कितना है, g/3, और r है r1। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा 2m r1 स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। आगे नेक्स्ट पार्ट, द ब्लॉक्स आर नाउ रिमूव्ड, उन ब्लॉक्स को हटाया और अब वो कॉर्ड यूज कर रहे हैं सिर्फ। तो द ब्लॉक्स आर नाउ रिमूव्ड एंड द कॉर्ड इज टाइड इनटू अ लूप विच इज पास्ड अराउंड द ओरिजिनल पुली। ये थी हमारी ओरिजिनल पुली, इसका रेडियस कितना था, r1, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला था उसका I1। तो आगे, एंड सेकेंड पुली ऑफ रेडियस 2r1, दूसरी एक पुली और लगा ली, वो जो कॉर्ड थी उसको निकाल कर इन दोनों पुली पर से पास करवा दिया है। ये ओरिजिनल पुली है, r1 रेडियस, I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली, और ये सेकेंड पुली है जिसका रेडियस है 2r1 और रोटेशनल इनर्शिया है 16I1, ये दूसरी पुली। द एक्सेस ऑफ द ओरिजिनल पुली इज अटैच्ड टू अ मोटर, ये ओरिजिनल पुली इसको, इसकी जो एक्सेस है उसको मोटर के साथ अटैच कर दिया, इस तरह की वो एंगुलर स्पीड ω1 से रोटेट होने लगी, ये ω1 से इस तरह रोटेट होने लगी, विच इन टर्न कॉजेज द लार्जर, इनके बीच में ट्रांसमिटिंग लिंक क्या लगी हुई है, वो कॉर्ड लगी हुई है, तो ये भी घूमने लगेगी लार्जर पुली। द लूप डज नॉट स्लिप ऑन द पुलीज, डिटरमिन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ I1 r1 ω1। r1 I1 ω1 की टर्म्स में हमको क्या क्या फाइंड करना है, एंगुलर स्पीड इसकी, इसकी एंगुलर स्पीड ω2, ये फाइंड करना है, और एंगुलर मोमेंटम L2, इसका एंगुलर मोमेंटम, और टोटल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की। तो क्योंकि यहाँ बोला हुआ था कि लूप डज नॉट स्लिप, मतलब रिम पर के ये जो दो पॉइंट्स होंगे इनकी लीनियर वेलोसिटी या जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है वो बराबर होती है, मतलब v1 इक्वल्स टू v2। ये कंडीशन लगा दें तो ये सॉल्व हो जाएगा सी का पार्ट 1। v स्मॉलर इज इक्वल टू v लार्जर, और v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा, तो r1 ω1 ये हो जाएगा। अब ω1 और r1 की टर्म्स में ही हमको ω2 बताना है, इज इक्वल टू इसकी रेडियस वो कितनी दी है, 2r1 इंटू ω2,
ओमेगा 2 हमको फाइंड करना है, तो R1 कैंसिल आउट हुआ, तो इस तरह ओमेगा 2 निकल आया। ओमेगा 2 विल बी ओमेगा 1 अपॉन 2 इन टर्म्स ऑफ ओमेगा 1, ओमेगा 2 फाइंड आउट हो गया। फिर एंगुलर मोमेंटम L2 पार्ट 2, एंगुलर मोमेंटम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आई ओमेगा, ये फॉर्मूला लगेगा किसी रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस, तो ये फाइंड करना है हमको, तो आई ओमेगा लगा दिया। तो आई कितना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है 16I1, क्योंकि हमको I1 और I1 R1 ओमेगा 1 की टर्म्स में बताना है, तो इसको मैं L2 लिख देता हूँ। तो इसका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका ओमेगा कितना हमने निकाला अभी, यहाँ आएगा ओमेगा 2, I2 ओमेगा 2, तो 16I1 ओमेगा 2 ये है, ओमेगा 1 अपॉन 2, इस तरह ये सॉल्व हो गया। 8I1 ओमेगा 1, I1 ओमेगा 1, और I1 ओमेगा 1 क्या होगा, वो होगा I1 के बराबर, यानी 8I1 इसको लिख सकते हैं आप चाहें तो 8I1। फिर क्या फाइंड करना है थर्ड पार्ट में, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ये पार्ट 3, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, हाफ I1, और क्या लगा रहा हूं मैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा 1 स्क्वायर, और दूसरे के लिए हाफ कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया 16I1, और यहाँ क्या आएगा ओमेगा 2 स्क्वायर, यानी ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन 4, अपॉन 4, ये 4 से 4 बार कैंसिल, और फिर ये 2 से 2 बार कैंसिल, तो यहाँ क्या बच रहा है, I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, इसको बाहर कर देते हैं, अंदर क्या बचता है यहाँ हाफ, और यहाँ बचेगा 2, ये हो गया 5/2, यानी फाइनल आंसर ये होगा 5/2 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जेई मेन और नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के इसी पर बेस्ड कई सारे ऑब्जेक्टिव्स बनाए जा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और लेवल इसका है नीट जैसा।